लोकसभा चुनाव के लिए आज चौथे चरण में मतदान हो रहा है। चौथे चरण में आज 96 सीटों पर मतदान चल रहा है। आपको बता दें कि 10 राज्यों की 96 सीटों पर यह मतदान है और आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17 सीटों पर मतदान, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान चल रहा है, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर हो रहा है मतदान, एमपी की 8 सीटें भी ऐसी हैं जिन पर वोटिंग चल रही है और पश्चिम बंगाल की 8, ओडिशा की 4 सीटों पर भी वोटिंग चल रही है, बिहार की 5, झारखंड की 4 सीटों पर मतदान जारी रहता हुआ। तो बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए नेटवर्क 10 पर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज चल रहा है और पल पल का अपडेट हर जिले से आपको देने का प्रयास कर रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि कौन कौन से दिग्गजों की साख दांव पर है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए चौथे चरण का चुनाव काफी अहम हो जाता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान है। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर में ये मतदान, हरदोई, मिश्री, कुंडा, फर्रुखाबाद में भी वोटिंग लगातार जारी, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच में भी वोटिंग लगातार। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके की वहां पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। और देखिए मतदान को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से पुख्ता है, सख्त कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर रखी गई है। इसके साथ ही जो महिला सुरक्षा बल है उनको भी जो चुनाव आयोग के द्वारा तैनात किया गया है मतदान स्थल पर। अब क्योंकि देखिए ये जो चौथे चरण का चुनाव है काफी अहम हो जाता है, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में चौथे चरण का चुनाव अपने आप में अहम और देश की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दिग्गजों की साख जो दांव पर लगी है और उन्हीं सीटों से आपको जहां पर रूबरू करवा रहे हैं। जहां पर अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में भी ओवैसी के गढ़ में माधवी लता की लगातार चुनौती देखने को मिल रही है। और अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं कि मतदाताओं का उत्साह अपने जिलों में किस तरह से देखने को मिल रहा है। मतदाता काफी ज्यादा हाई जोश के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और ये 5 अलग अलग जिलों की 5 तस्वीरें नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कन्नौज, बहराइच, उन्नाव, शाहजहांपुर और कानपुर की ये खास तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर और इन 5 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो मतदान स्थल पर अपने वोट को कास्ट करने के लिए पहुंचे और मतदान स्थलों का जायजा भी लगातार हमारे संवाददाताओं द्वारा लिया जा रहा है और पल पल का अपडेट वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इन 5 तस्वीरों के माध्यम से ये हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मतदाताओं का हौसला कितना ज्यादा बुलंद है। कहीं पर कोई दिव्यांग मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट कास्ट कर रहा है तो बुजुर्ग मतदाताओं के भी हौसले लगातार बुलंद दिखते हुए तमाम दिग्गज भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम लोग लगातार देख रहे हैं और हमारे जो तमाम सहयोगी है वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कानपुर से दीपक सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, कन्नौज से विवेक दीक्षित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें शाहजहांपुर से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले क्योंकि देखिए राघवेंद्र आपके पास में आना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश देश की राजनीति काफी अहम, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आज जो सीटें हैं 13 सीटें, उनको किस तरीके से आप देखती हैं? 3 चरणों के चुनाव भी आपने देखे, चौथे चरण का चुनाव है, किस तरीके से इस चरण को आप भांप पा रही हैं? दीपिका, अगर 13 सीटों की बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां पे आज मतदान सुबह से शुरू है, ये पिछली बार के चुनाव में जब मतदान हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप की थी इन सारी सीटों पे। इस बार कन्नौज से अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं और वो किसी तरह अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसीलिए लगातार वो कन्नौज में डटे हुए थे क्योंकि उनके लिए प्रतिष्ठा की बात है, क्योंकि वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इसके अलावा पिछली बार उनकी पत्नी डिम्पल यादव को कन्नौज में हार का सामना करना पड़ा था सुब्रत पाठक से, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। तो अखिलेश यादव के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है। दूसरा, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लखीमपुर खीरी में, सीतापुर क्षेत्र में अजय मिश्रा टेनी के वो प्रकरण पुराना याद दिलाना चाहता है जो किसान आंदोलन के समय घटना घटी थी जिसमें कुछ किसानों की मौत हो गई थी, उस घटना को याद दिलाता है। इसके अलावा विपक्ष बार बार इन सीटों पे भी यही कहते हुए दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से जान और संविधान। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं दिग्गज लगातार। फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुना रहे हैं।
प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कामदार है, बाकी नामदार है। आप छोड़ दीजिए ना, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, वो कहने दीजिए। हमने तो नाम देके, बाकियों ने तो चलिए सिर्फ इल्जाम लगाया। हमने तो आपको नाम दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, हमने थाने की डिटेल्स दिए हैं जिन थानों में उनको बुलाया गया हो रही है और उसको लेकर लगातार जो है वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और जो फारूक अब्दुल्ला है वो भी लगातार अपनी बात कहते हुए नजर आए। राघवेंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कुछ कह रहे थे आप 13 सीटों को लेकर? जी, तो विपक्ष बार बार इन 2-3 मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी पे या केंद्र की मोदी सरकार पे हमलावर है। बार बार यही कहते हुए दिखाई दे रहा है कि इनसे मोदी से संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, हमें आरक्षण बचाना है और जान बचाना है। क्योंकि अखिलेश यादव का कल बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी से इनसे जान से और संविधान से दोनों से खतरा है। हालांकि कल मोदी ने भी अपनी 5 गारंटी दी, जिसमें संविधान की बात, लोकतंत्र की बात, गरीबों के आरक्षण की बात समेत तमाम मुद्दों को रखा है। वहीं अगर हम प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर लें तो वो अमित शाह से सवाल पूछते हुए नजर आई कि रायबरेली के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। वहीं अमित शाह ये कहते हुए नजर आए कि इस बार रायबरेली जिताइए, 400 अपने आप पूरा हो जाएगा। वहीं योगी आदित्यनाथ कल बहराइच में जब जनसभा कर रहे थे कैसरगंज सीट को लेकर, तो उन्होंने कहा 4 जून के बाद से उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा। तो सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने फसाने हैं। हाँ, इतना जरूर है कि पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा बहुत भारी था, क्योंकि क्लीन स्वीप किया था। और इस बार भी सरकार के प्रति जनता के अंदर कोई नाराजगी नहीं दिख रही है। सरकार की योजनाओं को पाकर, लॉ एंड ऑर्डर को पाकर, महिला सुरक्षा को लेकर के जिस तरह का शासन चलाया गया है केंद्र द्वारा, राज्य द्वारा, उसको लेकर जनता आज भी निश्चिंत है। और इसीलिए वोटर भी साइलेंट है। ये नहीं पता चल रहा है कि वोटर वोट किसे दे रहा है, और ये साइलेंट वोटर अपना जाकर वोट दे रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रही है। अगर चुनौतियों की बात कर लें इस चौथे चरण में, तो सर्वाधिक चुनौती अखिलेश यादव के सामने है, क्योंकि उनके लिए करो या मरो के लिए है। उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। अगर ये चुनाव हारते हैं कन्नौज से अखिलेश यादव, तो भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ जब विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, तो उसमें भी उठाना चाहेगी। और अखिलेश यादव इसीलिए किसी भी तरह कन्नौज को बचाना चाहते हैं। हालांकि सुब्रत पाठक से उनको बहुत चुनौती मिली है, और समाजवादी पार्टी द्वारा जो एक गलती किया गया था कि पहले तेज प्रताप यादव को लाया गया, फिर अखिलेश यादव चुनाव लड़ना है, बार बार प्रत्याशियों का बदलना भी विपक्ष को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इन 13 सीटों की भी अगर बात कर लें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा विपक्ष की तुलना में इंडी गठबंधन के ऊपर बहुत भारी दिखाई दे रहा है। ठीक है राघवेंद्र, लौटेंगे आपके पास और शाहजहांपुर से अरविंद के पास भी जाएंगे, लेकिन लगातार हम आपको ये भी सुनवा रहे हैं कि तमाम दिग्गज क्या कुछ कह रहे हैं। तो चौथे चरण का लगातार चुनाव टाइम होता है, उसमें आपको आप भाषण नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसमें दूसरे संप्रदाय, मुहर्रम या कुछ और हो तो उसमें प्रायोरिटी दिया जाता है। आप आसनसोल छोड़ के मेदिनीपुर चले गए, आसनसोल की बेटी हैं आप, यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, फिर मत बोलिएगा, सबको डिस्टर्ब हो जाएगा। पक्ष में नहीं था, लेकिन इस बार आपने आसनसोल को छोड़ दिया। देखिए, हम भारत की बेटी है, तो पीछे करिए। पहले हम भारतवासी है, पहले हम हिंदुस्तानी है, उसके बाद हम पश्चिम बंगाल का है, ना आसनसोल का है, ना बेदीपुर का है, वो बाद की बात है। सारे भारत हमारे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश से, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का निर्देश से, और माननीय नड्डा जी का निर्देश से हमको भेजा गया है मेदिनीपुर। हमको तो टिकट मिलना ही नहीं चाहिए था, हम तो विधायक है, सिटिंग एमएलए। हमको माननीय प्रधानमंत्री जी जो टिकट दिए हैं उनके लिए हम आभारी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं बीजेपी को इस बार खामोश कर देंगे। देखिए, वो डायलॉग तो फिल्मों में अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग खामोश हो गए। उनका इनकेपेबिलिटी और उनका जो प्रताड़ना आसनसोल वासी के तरफ जो हुआ है, आज जब से वो सांसद बना है वो कुछ काम नहीं किए हैं। और काम सिर्फ करना नहीं, उनको हम देख ही नहीं पाते थे। आसनसोल वासी, उनका क्या फोन नंबर है, कैसे उनको कांटेक्ट करना पड़ता है, एक साइन के लिए हम लोग को मालूम नहीं है कहाँ जाना पड़ता है। तो आसनसोल वासी बहुत झेल लिए है इनका जो इनकेपेबिलिटी और काम। तो अभी हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से भाजपा के
लोगों पर हमलावर नजर आई तमाम प्रत्याशी और ऐसा ही सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। वार पलटवार का सिलसिला जारी है और एक बार फिर से शाहजहांपुर से अरविंद का रुख करना चाहेंगे। अरविंद, 9 बजकर लगभग 11-12 मिनट का समय हो चुका है। ऐसे में वहां की तस्वीरें तो एक बार फिर से हम आपके साथ देखना चाहेंगे ही, लेकिन अगर शाहजहांपुर की सीट की बात की जाए तो ये एक ऐसी सीट है जहां पर लगभग 19 सालों से कांग्रेस को जीत का इंतजार है और बसपा अभी तक यहां पर खाता भी नहीं खोल पाई है। बीजेपी की भी अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी का भी कोई पुराना गढ़ नहीं है। तो ऐसे में तमाम पार्टियों के लिए शाहजहांपुर सीट कितनी अहम और इसे जीतना क्या कुछ मायने रखता है तमाम पार्टियों के लिए? तो आपने सही कहा कि यहाँ पर कभी ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मंत्री जीतेंद्र प्रसाद जी अभी भी पहुंचे हैं बात करने के लिए, और इसके साथ साथ में भाजपा का पूरा कुनबा इसी तरीके से जो ये उनको यहाँ पर सीट मिली थी, जिस तरीके से कृष्णाराज जी ने उनकी झोली में, भाजपा की झोली में सीट डाली थी, उसके बाद में उनका टिकट काट करके अरुण सागर को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया 19 में और उन्होंने यहाँ जीत हासिल की थी। तो उसे बरकरार रखना, उसको यहाँ पर बरकरार रखने के लिए पूरा कुनबा बीजेपी का लगा हुआ है। यहाँ पर 3 मिनिस्टर हैं। शाहजहांपुर से सुरेश कुमार खन्ना वित्त मंत्री हैं, उसके साथ में जितेंद्र प्रसाद जी हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री जेपीएस राठौर जी भी हैं। संगठन में भी उनका अच्छा दखल है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो पूरा प्रयास एक लगा हुआ है भाजपा का। और उसके साथ साथ में समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन ने जो ऐन वक्त पर यहाँ प्रत्याशी उतारा है, उस प्रत्याशी को लेकर के मतलब पूरी जोर आजमाइश किसी तरीके से भी वो भी अब अपना पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं। बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा यहाँ नगण्य नजर आ रही है इस बार के चुनाव में। बसपा का यहाँ कहीं कुछ किसी भी तरीके का कोई भी प्रचार प्रसार से लेकर के कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन उसके साथ साथ में भाजपा इस सीट पर अपनी जो उनकी एक कब्जा था सीट पे, उसको बरकरार रखने के लिए यहाँ चुनौती भी है, क्योंकि वित्त मंत्री जी की भी साख कहीं ना कहीं दांव पर है। उसको लेकर के हाँ, इसके पहले कांग्रेस का यहाँ गढ़ रहा है। कांग्रेस ने ये सीट कई बार जीती है। यहाँ सबसे पहले 1967 में ये लोकसभा बनी थी, जब पहले 2 लोकसभा हुआ करती थी। 67 में जब लोकसभा का गठन हुआ, गठन के बाद यहाँ प्रेम किशन खन्ना जी पहला चुनाव जीते थे। उसके बाद में लगातार जीतते चले आ रहे। कांग्रेस का ये गढ़ रहा। जितेंद्र प्रसाद और बाबा साहब यहाँ से सिटिंग एमएलए एमपी हुआ करते थे। उसके बाद में जितेंद्र प्रसाद जी भी यहाँ से पहला चुनाव लड़े थे और जीते थे, बड़े अंतर से जीते थे। हालांकि पिछले चुनाव में जब 19 में यहाँ पर ये चुनाव जीता गया था, भाजपा ने जब ये सीट जीती तो बड़े अंतर से जीती थी, लगभग 2,70,000। बिल्कुल अरविंद, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए लगातार तस्वीरें तो आपने दिखाई, इसके साथ आपने ये भी बताया कि कितनी जो सीधी टक्कर है, नेट टू नेट जो फाइट है वो प्रत्याशियों के बीच में देखने को मिल रही है। शाहजहांपुर की अगर बात करें तो साथ ही साथ कन्नौज से विवेक दीक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि देखिए विवेक, कन्नौज हाई प्रोफाइल सीट है, ये हम सभी जानते हैं। अभी क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? मतदाता कितनी संख्या में मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं? क्योंकि देखिए लगातार जो है धूप भी खिलती हुई नजर आ रही है, गर्मी का एहसास भी अब धीरे धीरे होने लगा है। मनीषा जी, आपको बता दें कि रात के समय हल्की सी बारिश हुई, मौसम ठंडा हो गया, जिसकी वजह से मतदाता सुबह से ही घर से निकल आया। चाहे बड़े बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, सभी लोग सुबह से ही अपने वोट डालने के लिए घर से निकलकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सभी जगह पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें सुबह से ही लग गई। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहे। अगर 1-2 जगह छोड़कर सभी जगह मशीनों पर सुचारू रूप से चालू कर दिया गया था। 1-2 जगह कम से कम आधा पौन घंटा लग गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर शुरू कर दिया गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर है। बहुजन समाज पार्टी से भी प्रत्याशी है, लेकिन अभी तक बहुजन समाज पार्टी का कन्नौज लोकसभा में खाता नहीं कभी खोल पाया है। वही समाजवादी पार्टी का लगभग कई वर्षों से, कई चुनाव से कब्जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीत फतेह करने के बाद पुनः वही इतिहास दोहराना चाहती है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ऐसे में चुनाव लड़ने आए हैं, तो यहाँ पर वह अपनी पुरानी जो है जीत हासिल करना चाह रहे हैं। वहीं बड़े बड़े वादे भी किए गए हैं। चुनावी जनसभा के दौरान कई प्रकार की घोषणाएं भी की गई हैं। राशन को लेकर कई योजनाओं के बारे में भी बताया गया। राहुल गांधी समेत कई जनप्रतिनिधि भी कन्नौज में पहुंचे थे। जी बिल्कुल, विशेष संवाददाता राजकुमार चौधरी भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, उनका रुख करते हुए। राजकुमार, तो 15 सीटों पर इस बार तमाम दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है और 2 लोकसभा सीटों का आपने भी जिक्र किया, एक लखीमपुर खीरी और दूसरा कन्नौज, जो कि बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है। इसके अलावा आप कौन सी सीट पर सबसे बड़ी चुनौती देख पा रहे हैं तमाम पार्टियों के लिए?
देखिए मनीषा, शाहजहाँपुर के जो हमारे साथी जानकारी दे रहे थे, मैं उनकी बात को थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटने का प्रयास करेंगे। जितेंद्र प्रसाद, जतिन प्रसाद के पिताजी जितेंद्र प्रसाद का हिंदुस्तान की राजनीति में अपना एक ऐसा कद रहा है कि जो कांग्रेस के एक समय दिग्गज थे, और जिस समय सोनिया गांधी को टेक ओवर की गई कांग्रेस, उस समय उन्होंने पार्टी में बगावत कर दी, और बगावत करने के साथ साथ वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो पद है उस पर चुनाव लड़ने के कांग्रेस के पूरे इतिहास में, क्योंकि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, उनके साथ काम करने वाले जो जतिन प्रसाद के पिता थे जितेंद्र प्रसाद, उनका नाम बड़ी शिद्दत के साथ लिया था। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, संगठन को खड़ा किया है उन्होंने। तो शाहजहाँपुर की टीम सीट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज वो जतिन प्रसाद, आज जो जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं, आज वो PWD मिनिस्टर हैं और चुनाव लड़ चुके हैं। अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, वरुण गांधी का टिकट काटकर पीलीभीत से उन्हें चुनाव मैदान में झोंका गया। आप ये मान के चलिए कि ये शाहजहाँपुर की जो सीट है ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जितेंद्र प्रसाद की यादों को लेकर जतिन प्रसाद लोगों के बीच में गए होंगे। उन्होंने निश्चित तौर पे उन्हें अपने पिता के साथ जो जुड़े हुए लोग होंगे उनको कहीं ना कहीं झकझोरने का प्रयास किया होगा। और देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव परिणाम क्या आते हैं, क्योंकि चुनाव जो है वो एक अंधी खाई की तरह होता है जब तक परिणाम ना जाए, क्योंकि उम्मीद की एक किरण, एक सेंटेंस, एक शब्द, एक बयान कई बार चुनावों को बदल देता है। 2022 के लोकसभा विधानसभा के चुनावों में देखा था जो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सरमौर हैं, जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उन्होंने कितने सारे ट्रांसफ़र अपनी कलम से किए होंगे, कितने सारे फैसले अपनी कलम से लिए होंगे। उनका एक बयान था पुलिस 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 पुलिस। वो जो बयान था उस बयान ने स्वाभाविक तौर पर एक चुनाव के परिणाम बदले, और 7 चरणों में चुनाव उत्तर प्रदेश का था 2022 का। तो एक बयान जो है कई बार वो बदल देता है। शाहजहाँपुर की टीम सीट जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा मनीषा, आपकी बात को थोड़ा सा और आगे ले जाके अगर पश्चिम बंगाल जाएं तो वो शत्रुघ्न सिन्हा जो खामोश, अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे कि किस तरीके से वो फिल्मों के जो डायलॉग होते हैं उनकी बात की जाती है। एक उनका खामोश करके जो डायलॉग है वो बहुत प्रचलित है। वो उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत, राजनीति की काकागा भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू की। बिहार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। आप देखिए, देश की सबसे बड़ी संसद में भेजने का काम किया, और आज सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की धुर विरोधी ममता बनर्जी के साथ वो खड़े हुए हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। तो राजनीति में कौन कब किस करवट बैठ जाए कुछ पता नहीं होता, लेकिन 4 तारीख का इंतजार करना चाहिए। और लेकिन बेहतर यह है कि चुनाव ये बहुत अच्छा हो रहा है। चौथे चरण में वोटिंग परसेंटेज जो है वो स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा राजकुमार आपने, क्योंकि देखिए 3 चरणों के मुकाबले का चौथे चरण की बात करें तो सुबह जो लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं मतदान स्थल पर। इसके साथ ही बयानों को लेकर भी आपने चर्चा की कि बयान किस तरीके से एक चुनाव को एक अलग ही दिशा में मोड़ देते हैं। चलिए, कानपुर से दीपक सिंह भी लगातार बने हुए हैं, उनके पास जरा रुक करना उनका चाहेंगे। दीपक, क्योंकि देखिए कानपुर के मतदान स्थल पर मौजूद होंगे आप इस वक्त, वहां पर अब क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, किस संख्या में मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं दीपक? मतदाता जो है वो काफी उत्सव में नजर आ रहे हैं। सुबह से ही लगातार मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। सब सहयोगी चाहे तस्वीरों में दिखाएं, मतदाता जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ मतदाता हमारे पास साथ फर्स्ट वोटर हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके। क्या नाम भैया? अभिदा दीक्षित। पहली बार मतदाता, किन किन मुद्दों को लेके आपने मतदान किया है? मुद्दे तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बट वही बात कि पिछले कुछ सालों में भारत को जितना नाम हुआ है, जितना सम्मान मिला है भारत को, उतना पहले कभी नहीं मिला। पहले भी सरकारें आई हैं, गई हैं, बट जितना सम्मान भारत को 2014 के बाद मिला, जो स्थिति भारत की उभरी है वो मोदी सरकार के अंदर ही उभरी है। तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए वोट किया है। तो इस बार भी लगता है कि तीसरी बार मोदी जी आएंगे? जी बिल्कुल। ये पहली बार के वोटर हैं, तो उन्होंने बताया कि जो 10 सालों में काम हुआ मोदी जी के, तो इस बार भी तीसरी बार भी जनता जो है कहीं ना कहीं मोदी जी के कामों को लेकर उठता है, और तीसरी बार भी लोगों को लगता है कि मोदी जी की सरकार आएगी। हालांकि ये तो अब 4 जून को ही पता चलेगा कि दिल्ली के सिंहासन में कौन बैठेगा। हालांकि मतदान स्थल पर मौजूद लगातार मतदाता जो है वो आ रहे हैं और अपने मत का अधिकार कर रहे हैं। उनके मन में जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेके हैं, मोदी जी की गारंटी को लेके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे 10 साल सरकार में, कहीं ना कहीं उन्होंने उनका भी बयान जो लगातार देखा गया जनसभाओं में कि 10 साल में गंगा नहीं रहे, माफिया जो है वो सब जेल में। तो तमाम सारे मुद्दे हैं, लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं।
मत का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 4 जून को ही ये पता चलेगा किसकी किस्मत खुलेगी और किसकी बंदेगी। ठीक है, यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, अगर नेताओं की रैलियों की बात की जाए, रोड शोज की बात की जाए, जनसभाओं की बात की जाए, तो इसमें जितना जनता का जोश हाई नजर आता है, पिछले 3 चरणों के अगर मतदान का हम एनालिसिस करें तो उतना ज्यादा जोश मतदाताओं का हाई नजर नहीं आया। वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रह गया। ऐसे में चौथे चरण का आज मतदान चल रहा है। चौथे चरण के मतदान से किस तरह की उम्मीदें आपको? बेशक मनीषा, इसीलिए सीएम योगी ने भी आज अपील की कि आप राष्ट्र हित में, लोक हित में और हिंदुत्व के लिए वोट करिए, मत प्रतिशत बढ़ाइए। और सारे पार्टियों द्वारा भी बार बार ये निवेदन किया गया या इस तरह का आह्वान किया गया कि मत प्रतिशत बढ़े, क्योंकि मत प्रतिशत जब कम हो रहा है तो सारी पार्टियों के लिए चिंता की लकीर है कि आखिर किस पार्टी का मत प्रतिशत कम हो रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि ये साइलेंट वोटर, मत प्रतिशत थोड़ा कम जरूर है कि ये साइलेंट वोटर जा रहा है, चुपचाप अपना वोट मत का प्रयोग कर रहा है और कहीं से सड़कों पे। और एक तो निर्वाचन आयोग की तरफ से भी अब पहले की तरह नहीं है कि चुनाव प्रचार बहुत ढोल बाजे के साथ हो रहा हो, तो जो एक रेखाएं खींची गई हैं इसमें भी कटौती की गई कि प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा न हो, खर्चों में जिस तरह से कटौती की कि उसका भी एक कारण है। और दूसरा, जब सरकार बदलनी होती है, जब जनता या तो बहुत आक्रोशित हो तब वोट प्रतिशत बदलता है। जैसे 2014 का चुनाव हम लोग याद कर सकते हैं, उस समय मत प्रतिशत अचानक 6-7% बढ़ गया था। हालांकि 2-3% और मत प्रतिशत बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से मत प्रतिशत थोड़ा कम चल रहा, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस चौथे चरण में मत प्रतिशत भी बढ़े, क्योंकि निर्वाचन आयोग द्वारा और सारे राजनीतिक दलों द्वारा बार बार जनता से अपील भी की जा रही है कि आप अपने पहले मत का प्रयोग करिए, उसके बाद जलपान करिए। तो ऐसी संभावना भी है कि मत प्रतिशत बढ़े। हालांकि जिस तरह सारे नेताओं की रैलियों में, रोड शो में जिस तरह की भीड़ होती है, वो भीड़ आखिर वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पा रही है, ये थोड़ा सा चिंतनीय है लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए। हाँ, इतना जरूर है कि अगर मत प्रतिशत बढ़ता है तो वो देश के लिए सही होता है, क्योंकि जब कम मत प्रतिशत होंगे तो उसी में हार जीत भी सुनिश्चित होगी। तो पूरी जनसंख्या, जो आबादी है, जो वोटर है, उसका अपना मत नहीं आ पाता है और कम वोटों में ही गिनती करके कहीं ना कहीं से सरकारें बन जाती हैं। वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि मत का प्रयोग एक बहुत बड़ी ताकत होती है। और सभी मतदाताओं को भी नेटवर्क 10 के तरफ से भी अपील की जा रही है कि आप सभी मतदाता आएं और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि आपके मत का प्रयोग ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप 5 साल के लिए सरकार चुनते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए, आपके हितों के लिए काम करे, तो मत का प्रयोग सबको करना चाहिए। और ऐसी संभावना भी है कि इस बार चौथे चरण के मतदान में मत प्रतिशत बढ़ता हुआ हमें आपको दिखाई भी दे। और रोड शो की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि काशी में पीएम मोदी का आज रोड शो है और वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो आज वाराणसी में देखने लायक माहौल होगा, क्योंकि वहां की जनता तीसरी बार मोदी के नामांकन जब होगा तो उनको तीसरी बार जिताने के लिए संकल्पित दिखाई दे सकती है। और पीएम मोदी भी जी बिल्कुल सही कहा आपने। लगातार आप भी अपील कर रही हैं और हम भी लगातार नेटवर्क 10 के माध्यम से अपील कर रही हैं मतदाताओं से कि अपने मत का प्रयोग करने के लिए जरूर पहुंचे। तो चलिए, आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहिए और लगातार हर एक अपडेट हम जनता तक पहुंचा रही हैं इस चौथे चरण से जुड़ी हुई। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है। चौथे चरण में आज आपको बताएं 96 सीटों पर मतदान है और ये 96 सीटें अपने आप में काफी अहम, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का आज ये रण है और इसमें चौथे चरण में आज 96 सीटों पर मतदान है। बिल्कुल, तो लगातार बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान चल रहा है। आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17 सीटों पर मतदान चल रहा है, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग जारी और महाराष्ट्र की 11, एमपी की 8 सीटों पर वोटिंग चल रही है। पश्चिम बंगाल की 8, ओडिशा की 4 सीटों पर मतदान चल रहा है। बिहार की 5, झारखंड की 4 ऐसी सीटें हैं जिस पर मतदान हो रहा है।
और 96 सीटों पर लगातार मतदान की तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी लगातार पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगर हाई प्रोफाइल सीट्स की बात की जाए तो लगातार 15 ऐसी हाई प्रोफाइल सीट हैं जिस पर तमाम दिग्गजों की साख इस वक्त प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। और अगर कन्नौज सीट की बात की जाए तो कन्नौज सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई। वहीं खीरी और समस्तीपुर, शाजापुर की भी तमाम सीटों पर लगातार दिग्गजों की और सियासी दलों की निगाहें टिकी हुई। बिल्कुल, लगातार देखिए उत्तर प्रदेश की सीटों की बात कर लें तो 13 सीटों पर मतदान है। शाजापुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर में ये मतदान। हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फरुखाबाद भी काफी अहम, इनमें भी वोटिंग जारी। इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच में भी वोटिंग लगातार जारी। अब देखिए इन सभी को लेकर, मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। कई हाई प्रोफाइल चेहरे हैं इस चौथे चरण में जिनकी साख जो है वो दांव पर लगी है। और ये हाई प्रोफाइल जो चेहरे हैं उनकी प्रतिष्ठा का सवाल इस चौथे चरण में देखने को मिल रहा है। और देखिए लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कन्नौज से विवेक दीक्षित हमारे साथ लगातार बने हैं, हम उनके पास जरा जाना चाहेंगे क्योंकि देखिए कन्नौज सीट की बात हो रही है, हाई प्रोफाइल सीट है। अब ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे चुनाव प्रचार प्रसार किस तरीके से किया गया सीट को लेकर। विवेक, बहुत ही जबरदस्त चुनाव प्रचार किया गया, चाहे समाजवादी पार्टी से की तरफ से हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हर रोज कोई ना कोई एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचा था, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो या डिम्पल यादव या उनकी बेटी अदिति यादव, सभी लोग प्रचार करने पहुंचे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने भले ही इटावा जिले में जनसभा की हो, लेकिन कन्नौज के लोग जनसभा भी सुनने के लिए वहां गए थे। वहीं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई दिग्गज कन्नौज लोकसभा में आए थे। कहीं ना कहीं ना भाजपा हार मानने को प्रयास में है, ना ही समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की लोहिया जी की कर्म भूमि रही है। लोहिया जी के समय से ही समाजवादी पार्टी के सांसद यहाँ बनते चले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला 2019 में, जिसके बाद 2024 में वही फिर दोहराना चाहते हैं, जिसको लेकर कोई और कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका ही नतीजा ये है कि चुनाव प्रचार प्रसार इतना हुआ कि लाइनें सुबह से ही लग गई थी। भले ही मौसम थोड़ा ठंडा हुआ था, लेकिन सुबह से ही लाइनें लग गई थी। मतदाताओं में लगातार जोश है कि वोट डालना है। बिल्कुल विवेक, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगातार तमाम बड़े दिग्गजों ने यहाँ पर आकर चुनावी प्रचार किया है। चुनावी प्रचार में जनता को साधने का भी प्रयास भरसक तरीके से किया गया, लेकिन उसका क्या असर अब आप मतदान स्थल पर देख पा रहे हैं? उतना ही जोश हाई है जितना कि चुनावी प्रचार के दौरान देखने को मिला? बिल्कुल, कहीं ना कहीं उतना ही जोश देखने को मिला है जितना चुनावी प्रचार में जोश देखने को मिला। कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। चाहे कोई भी पोलिंग बूथ हो, सभी पर लाइनें लगी हुई हैं। सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि एक दो पोलिंग बूथ जो कि कुछ मशीनों में गड़बड़ी आई थी, जिसके बाद उन्हें सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। लेकिन लगातार यहाँ देखा गया कि मशीनें चालू करके और लंबी लाइन में ही लोग खड़े हो रहे हैं, अपनी इंतजार बारी कर रहे हैं। जलपान ना करके सीधा मतदान करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। मेरे साथ कई युवा वोटर भी ऐसे हैं जिनसे हम जानकारी भी लेना चाहेंगे कि पहली बार वोट डालना है तो क्या कहना है? बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा विवेक। लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ये फर्स्ट टाइम वोटर, जरा इनसे बात कीजिए विवेक। युवा वोटर जो है पहली बार मतदान करने आए, इनसे हम जानकारी चाहेंगे कौन सा वोट करने, क्या नाम? आज प्रथम बारी वोट करने आए हैं, अक्षय यादव। और किन मुद्दों पर वोट करने आए हैं? इस बारी मुद्दा रहेगा बहुत ही बेरोजगारी है, और बेरोजगारी और बहुत ही दिक्कतें हैं जो कि जिसका सामना करते हुए लोग वोट करने आए इस बारी। और इस बारी परिवर्तन की सरकार आएगी। क्या लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा? किस मुद्दे पर वोट करने आए हैं? शिक्षा पीछे आ रही है, ऊपर रोजगार भी नहीं मिल रहा है, बाकी और चीज है। कहीं ना कहीं बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर, और वहीं अगर हम बात करें, और युवाओं ने बताया कि कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी वोट करने पहुंचे हैं। बिल्कुल विवेक, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए लगातार जो तस्वीरें भी आपने दिखाई, फर्स्ट टाइम वोटर से भी आपने बातचीत। किसी बीच आपको बता देते हैं कि
कितना वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला है वो आंकड़ा आपको बता रही है। चौथे चरण के लिए देखिए 96 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। आंध्र प्रदेश में आपको सुबह 9 बजे तक बता दें 9% तक वोटिंग हुई। बिहार में सुबह 9 बजे तक 10% तक वोटिंग हुई है। बिहार में जम्मू और कश्मीर में सुबह 9 बजे तक 5% तक वोटिंग हुई। झारखंड में सुबह 9 बजे तक 11% तक वोटिंग हुई है। लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रही है। मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 14% तक वोटिंग। महाराष्ट्र में सुबह 9 बजे तक 6% तक वोटिंग हुई है। इसके साथ ही उड़ीसा में सुबह 9 बजे तक 9% तक वोटिंग हुई है। लगातार बताएं तेलंगाना में सुबह 9 बजे तक 9% तक वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 बजे तक 11% तक वोटिंग हुई है। वेस्ट बंगाल में सुबह 9 बजे तक 15% तक वोटिंग हुई है। और ये देखिए चौथे चरण का रण लगातार जारी है। बिल्कुल, इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं और सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में सुबह 9 बजे तक 10.18% मतदान। जम्मू कश्मीर में सुबह 9 बजे तक 5.07% वोटिंग। झारखंड में 9 बजे तक 11.78% वोटिंग हो चुकी है। एमपी में 14.97% वोटिंग होती हुई। महाराष्ट्र में 6.45% वोटिंग हो चुकी है 9 बजे तक। ओडिशा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 9.23% वोटिंग। तेलंगाना में 9.5% वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम रह गई है 11.67% वोटिंग। और वेस्ट बंगाल की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी 9 बजे तक 15.24% मतदान हो चुका है। तो यूपी में कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत अभी भी लगातार गिरा हुआ। वहीं आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां 9% ही वोटिंग हो पाई है। बिहार में 10% वोटिंग होती हुई। जम्मू कश्मीर में सबसे कम 5.07% वोटिंग हुई है। झारखंड में 11.78% वोटिंग हुई और एमपी में कुछ ज्यादा हुई है 14.97% वोटिंग। और महाराष्ट्र में भी बहुत कम रह गई है 6.45% वोटिंग ही अभी तक हो पाई है। ओडिशा में 9.23% वोटिंग होती हुई। तेलंगाना में यह आंकड़ा 9.51% का है। उत्तर प्रदेश में 11.67% वोटिंग हुई है सुबह 9 बजे तक। वेस्ट बंगाल में यह आंकड़ा कुछ बढ़ता हुआ 15.24% मतदान हो चुका है। तो ये वोटिंग परसेंटेज का जो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अभी भी वोटिंग परसेंटेज को उतना नहीं बढ़ाया जा सका है जितना कि 9 बजे तक बढ़ सकता था। और 9 बजे तक या कि 10 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद इसलिए होती है क्योंकि गर्मी का माहौल है। ऐसे में मतदाता जलपान से पहले ही अपने घरों से बाहर निकलते हैं और वहां पर मतदान स्थलों पर पहुंच के अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन वोटिंग आंकड़ा जो दिखा रहे हैं हम आपको, वोटिंग परसेंटेज अभी भी बहुत कम नजर आ रहा है। दीपिका, बिल्कुल मनीषा, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको वोटिंग जो परसेंटेज है वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। जहां पर वेस्ट बंगाल में आपकी बात करें तो सबसे ज्यादा 9 बजे तक यहां पर 15% तक मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में कहा जा सकता है कि जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक नजर आया। बिहार की बात करें तो 10% तक वोटिंग हुई है। बिल्कुल, तो ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको 9 बजे तक का दिखा रहे हैं। जो झारखंड में सुबह 9 बजे तक 11.78% वोटिंग होती हुई। मध्य प्रदेश में 14.97% वोटिंग। तो लगातार वोटिंग परसेंटेज हमने आपको 9 बजे तक का दिखाया। उत्तर प्रदेश की अगर 9 बजे तक की वोटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर 11.67% वोटिंग हुई है। अगर हम सीटों के सिलसिलेवार वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो बहराइच में 14.04% वोटिंग। धौरहरा में 13.96% वोटिंग 9 बजे तक। इटावा में कम रह गई है ये वोटिंग परसेंटेज, 7.06% वोट हुआ है। फरुखाबाद में 13.15% वोटिंग हुई है। हरदोई में सुबह 9 बजे तक 13.17% वोटिंग हुई। कन्नौज में सुबह 9 बजे तक 14.23% तक मतदान हो चुका है। कानपुर में ये फिर से कम हुआ, 7.84% वोटिंग होती हुई। खीरी में वोटिंग परसेंटेज कुछ हद तक बढ़ा है, 12.21%। मिश्रिक में भी 12.92% वोटिंग हुई है। शाहजहांपुर में बहुत कम रह गया है, 5.94% ही वोटिंग यहाँ पर हो पाई है। बिल्कुल, और चलिए देखिए ये लगातार वोटिंग परसेंटेज हमने आपको बताया। उत्तर प्रदेश से यूपी स्टेट है राघवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, क्योंकि देखिए अब वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुका है। लगातार उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई शहर ऐसे देखे गए हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है बिल्कुल डाउन दिखाई दिया है। वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मतदाताओं को और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है अपने मत का प्रयोग करने के लिए? दीपिका, जागरूक क्या, हमें लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में कई सारे ऐसे मतदाता हैं जो अपने घरों से बाहर सर्विस करते हैं और वो मतदाता इस बार लग रहा है कि अपने गांवों के तरफ, अपने घरों के तरफ वापस नहीं आए हैं वोट डालने के लिए।
और जिस तरह से आचार संहिता लगी और जिस तरह सरकार द्वारा नारा दिया गया कि अब की बार 400 पार, हमें लग जाता है कि जो बीजेपी सपोर्टर मतदाता थे उनको लगा कि एक बहुत बड़ी जीत मिलने जा रही है, हम अगर वोट नहीं भी डालेंगे तब भी जीत मिल जाएगी। एक मत प्रतिशत घटने का ये भी कारण हो सकता है। और दूसरा, जो आम मतदाता भी है, सरकार चुनने में अब बहुत ज़्यादा दिलचस्पी, इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है और इसलिए भी मत प्रतिशत कम हो रहा है। और तीसरा, एक जो सबसे अहम महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, मत प्रतिशत अक्सर तब ज़्यादा बढ़ता है जब सरकार बदलनी होती है। तो ये तीनों मिला जुला एक कारण हो सकता है कि इन कारणों से मत प्रतिशत कुछ कम हो रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि चुनाव में मत प्रतिशत का कम होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये सही नहीं है। सारे मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, तब उस आधार पर एक बहुमत की सरकार आती है। तो ये क्लियर कट मैंडेट जाता है कि हम इतने मत पड़े थे तो इतनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर मत प्रतिशत 50%, 55% रहेगा तो ये कहीं से उचित नहीं है। और मतदाताओं से बार बार इसलिए अपील भी की जाती है कि वो अपने मत का प्रतिशत बढ़ाएं। लेकिन इस बार भी चूंकि इतने करोड़ नए मतदाता हैं, महिलाएं करोड़ों की संख्या में है मतदान जिनको मतदान करना है, तो इस बार का जो नया वोटर है वो भी लग रहा है कि वोट प्रतिशत कम कर रहा है और उसका भी वोट में इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा। ये भी मत प्रतिशत कम होने का एक कारण हो सकता है। बिल्कुल। और लगातार हमारे साथ उन्नाव से योगेंद्र मिश्रा बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। उन्नाव की अगर बात कर ली जाए योगेंद्र, तो लगभग 11.85% ही मतदान यहां पर हो पाया है। ऐसे में हम चाहेंगे कि एक बार फिर से लगभग 9:41 का समय हुआ है, अभी की ताजा तस्वीरें आप साझा करें और बताएं क्या अभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं मतदान स्थल पर? मतदाताओं से हुई थी यहाँ पर शुरू में जैसे ही 7 बजे से मतदाता वोटिंग पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगे थे और उन्नाव में अभी जो जिस बूथ पे खड़े हैं उस बूथ पे अभी लगातार मतदाताओं का आना बिल्कुल जारी है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं पीछे से, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतदाता हैं, कुछ बुजुर्ग मतदाता हैं, वो लगातार वोट डालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बराबर यहाँ पर कुछ देर पहले आपको बता दें, यहाँ पर अभी कुछ यूथ थे, वो भी आए थे वोट डालने। यहाँ इधर अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस तरफ दिखाएं, देखिए महिलाएं कुछ बैठी हैं यहाँ पर। इधर कुछ हमारे जो मतदाता हैं, महिलाएं हैं, वो बैठी हुई हैं। इस तरफ कुछ महिलाएं हैं और इधर आपको दिखा दें जो दूसरा बूथ संख्या है उस पर भी कुछ महिलाएं हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने आई है। बाकी उन्नाव की बात हम करें तो अभी उन्नाव में 2 जगह से कुछ अपडेट मेरे पास आई है, जहां पर एक पोलिंग बूथ है 110 नंबर जो कि हसनगंज तहसील क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें कि एक वोटिंग मशीन जो है वो खराब हो गई है। 2 घंटे से वहां मतदान नहीं हो पाया है। एक जगह रुद्वारा गांव पड़ता है, वो भी हसनगंज तहसील के अंतर्गत आता है। वहां पर भी कुछ ग्राम में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर एक प्रतिबंधित पोल्ट्री फार्म था जिसपे आज तक रोक नहीं लगाई गई, आदेश के बावजूद भी उसे बंद नहीं किया गया, इसलिए वहां के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। उन्नाव के जो सांसद हैं उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अन्नू टंडन है, वो भी वोट कर चुकी है और साथ ही हर पोलिंग बूथ पे इस वक्त मतदाताओं की लाइन लगी हुई है। जैसा कि अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि यहाँ पर लगातार मतदाताओं का आना जारी है। बिल्कुल योगेंद्र, लगातार तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं कि मतदाता लगातार अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो डाउन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता हुआ भी यहाँ पर नजर आएगा। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी लगातार बने हैं, उनका जरा रुख कर लेते हैं। राजकुमार, क्योंकि देखिए ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश के अलावा भी और देश के ऐसे राज्य हैं जहां पर हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जहां पर चुनाव की प्रक्रिया लगातार चल रही है। अब इसमें बिहार राज्य की बात करें तो 5 सीटें हैं, जो पांचों की पांचों सीटें हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए दीपिका, सबसे जो बिहार की अगर बात करें तो बिहार की बात शुरू होती है, एक फायर ब्रांड नेता हैं गिरिराज सिंह। बिल्कुल। और गिरिराज सिंह जब बोलते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो एक उनका जो बोलने का जो तरीका है, क्योंकि शब्दों की बहुत मारक क्षमता होती है और अपनी बात को कहने का सलीका, कहने का तरीका और पूरे
और तरीके से अपनी बात को गिरिराज किशोर को अपने बयानों के लिए जाना जाता है। जिस तरीके से वो ओबीसी पे हमलावर होते हैं, हिंदू मुस्लिम की जब कभी बात आती है तो स्वाभाविक तौर पर वो लीड लेते हुए दिखते हैं। और बिहार में बेगूसराय की जो सीट है ये ऐतिहासिक सीट इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि गिरिराज सिंह जैसे कद्दावर और बहुत महत्वपूर्ण नेता जो है वो चुनाव मैदान में है। तो इसलिए जो बिहार का जो वोटर है, बिहार का वोटर हालांकि अवेयर वोटर माना जाता है और कहा भी जाता है कि अगर राजनीति करनी सीखनी है तो कई बार बिहार के लोगों से सीखे, वो अपने लोगों से काम लेना जानते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो चुनाव है, इस चुनाव में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। एक तो नेताओं की सबसे बड़ी बात क्या है कि बयान देने का जो तरीका है, बयानों में जो गिरावट आई है उसको भी कहीं ना कहीं अंतिम पायदान पर खड़े हुए वोटर ने देखा है। क्योंकि अगर हम इसकी तुलना एक अखाड़े से कर लें, जब अखाड़े में दो पहलवान होते हैं तो पहलवान लड़ रहे होते हैं, लेकिन उसके बाहर जितने लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे होते हैं उनमें से एक पहलवान जीतता है, एक हारता है। ये स्वाभाविक तौर पर निश्चित है कि जब एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा, लेकिन जनता जिस समय वहाँ पे खड़े होकर ताली बजाती है जब कोई दाव लगाता है, तो ये जो बयानी दाव है, ये जो बयानों के दाव हैं, जिस तरीके से अगर बात कर लें हम ओवैसी के बयान, हमें बात करनी चाहिए ओवैसी के बयानों की कि हैदराबाद की सीट पर लगातार उनके परिवार का कब्जा, उनके पिता पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, लगातार 4 बार से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और जब वो बोलते हैं उनकी वाकपटुता आती है। चाहे 15 मिनट के बयान की बात कर लें, उनके भाई का बयान आया और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पूरा पटाक्षेप किया, तो उसको जो काउंटर करने के लिए आगे आते हैं वो गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी लेके आती है। और जब उनकी साख दाव पर लगती है तो स्वाभाविक तौर पर चुनाव बहुत रोचक हो जाता है। ये चुनावी परिणाम जो आएंगे ये बहुत दिलचस्प होंगे और इसमें कई बहुत दिग्गज, कुछ नए नेता आएंगे, कुछ पुराने नेता जाएंगे, क्योंकि आवागमन लगा रहता है। लेकिन लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी ताकत होती है कि वोटर निकल रहा है। जिस तरीके से आपने उन्नाव की बात की, जिस तरीके से आपने कन्नौज की बात की, कन्नौज में 14% मतदान हुआ है। अगर सुबह 9 बजे तक पहले 2 घंटे में 14% मतदान हुआ है तो इसका मतलब वोटर निकल रहा है, एग्रेसिव है वोटर। लेकिन इटावा में जिस तरीके से 6% मतदान की सूचनाएं आ रही हैं वो बहुत चिंताजनक हैं और वहाँ के स्थानीय प्रशासन को इस बारे में जरूर चीज़ें देखनी चाहिए। हमारे साथी जिस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं, इसको जरूर मानना चाहिए कि वोटर निकलेगा। और पहले क्योंकि आज मौसम थोड़ा अच्छा है तो पहले 2 घंटे में लोग बाग जो है वो जो पहले मतदान फिर जलपान, इस नारे को जरूर लोगों ने कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है। लेकिन अब जो दूसरे चरण के जो दूसरा जो दौर होगा, उस दौर के जो परिणाम आएंगे, जो परसेंटेज आएगी वो महत्वपूर्ण होगी। फिर आपके मूल सवाल पे आते हैं कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक गति देगा अगले चरण के चुनाव को। तो देखना दिलचस्प होगा कि 5वें चरण के चुनाव में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, और कन्नौज से विवेक दीक्षित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। तो विवेक, 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमने अभी अपने सारे दर्शकों को बताया भी, दिखाया भी। लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है वो कन्नौज में बढ़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। हम चाहेंगे कि इस वक्त जो बुजुर्ग मतदाता भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अगर आपको दिख पा रहे हो तो उनसे भी बातचीत करके ये जानने का प्रयास करिए कि पहले के चुनाव और अब के चुनाव में कितना फर्क वो देख पा रहे हैं। यहाँ पर अभी भी लाइनें लगी हुई हैं, भीड़ भाड़ है और मेरे साथ कई मतदाता है। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से बुजुर्ग मतदाता कौन है, यहाँ पर देखकर अभी हम बात करते हैं। अभी तक 14%, 2-3% मतदान कन्नौज लोकसभा का हो चुका है और लगातार चल ही रहा है मतदान। मौसम भी साथ दे रहा है, यहाँ पर मौसम जो है ठंडा हुआ, बारिश हो गई थी रात में, जिसके कारण यहाँ मेरे साथ एक बुजुर्ग मतदाता है जिनसे हम पूछना चाहेंगे कि पहले के चुनाव में अब की चुनाव में क्या फर्क देखते हैं आप? अच्छा है, पहले सुरक्षा थी या अब सुरक्षा अच्छा है? सुरक्षा ज्यादा अच्छी है। कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो बुजुर्ग ने बताया कि पहले भड़बड़ रहती थी या लड़ाई की स्थिति हो जाती थी, वो अब नहीं है। अब की बार सुरक्षित मतदान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने विवेक। तस्वीरें भी आपने दिखाई, क्योंकि देखिए बुजुर्गों से आपने बातचीत की और उनके सामने कई चुनाव ऐसे आए हैं और गए हैं। उन्होंने कई चुनाव देखे हैं जहां पर बदलते चुनाव भी उन्होंने देखे होंगे लगातार। वो भी अपनी जो तस्वीरें हैं आंखों के सामने जो उनकी रही है वो भी उन्होंने बताई। यूपी से हमारे साथ स्टेट हेड राघवेंद्र लगातार जुड़े हुए। राघवेंद्र, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन बीजेपी 400 पार तो क्या 150 पार भी नहीं हो पाएगी।
क्या कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार एनडीए 400 पार का दावा करता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में विपक्ष कह रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष भी दावा कर रहा है, विपक्ष को भी उम्मीद है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? बेशक राहुल गांधी द्वारा बयान बार बार दिया जा रहा है या प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा भी बयान दिया जा रहा है कि 180 से ज्यादा एनडीए नहीं आ रही है, मोदी की सीटें नहीं आ रही हैं अगर ईवीएम में सेटिंग ना हो, तो ये आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी कोई हो जाए, इसको निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट इनकार किया है और कई लोगों को बुलाया भी था कि हैक करके दिखाई, लेकिन सब कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राहुल गांधी जब ये बात कहते हैं कि बीजेपी की इतनी सीटें नहीं रही, जैसे उत्तर प्रदेश में भी उनके बड़े बड़े दावे उनके पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर होती है कि ये अमेठी से खुद हारे हुए हैं और वायनाड गए हैं, हो सकता है कि वायनाड भी आ रहे, और इस बार पिछली बार हमने इनको अमेठी में हराया है, इस बार रायबरेली में हराए हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इतना जरूर है, एक राष्ट्रीय पार्टी जो लगभग 60 साल देश की सत्ता पे शासन की हो, सरकार चलाई हो, वो इस दुर्दिन में चल रही हो, ये चिंतनीय है। क्योंकि देश के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सशक्त विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। और कांग्रेस की इतनी कमजोरी उत्तर प्रदेश में पहली बार देखने को मिली है कि 80 सीटों में सिर्फ एक लोकसभा सीट रायबरेली से कांग्रेस की सीट है, जो सोनिया गांधी निर्वाचित हुई थी, और इस बार राहुल गांधी वहां से चुनावी मैदान में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है, और पीएम मोदी ने राहुल गांधी पे तभी तंज कसते हुए कहा था कि राहुल गांधी की जितनी उम्र है उसके आधी सीटें कांग्रेस की इस बार लोकसभा में आएंगी। तो ये आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहा है, राहुल गांधी की तरफ से भी चल रहा है और पीएम मोदी की तरफ से भी चल रहा है। सबके अपने अपने दावे हैं, हालांकि नतीजे तो 4 जून को पता चलेंगे। लेकिन अगर धरातल ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो कांग्रेस काफी कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है। आप कल्पना इसी से कर सकती हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 17 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और 63 सीटों पे समाजवादी पार्टी, जिससे कांग्रेस का गठबंधन है। तो कांग्रेस कहीं न कहीं से अपनी कमजोरी को समझती है। हाँ, इतना जरूर है कि वो जानती है कि अगर रैलियों में, संबोधनों में जनता के बीच में हम बड़े बड़े दावे नहीं करेंगे और अपने प्रतिद्वंदी को हारते हुए नहीं दिखाएंगे तो हम जीतेंगे कैसे। और उसी की कवायद राहुल गांधी द्वारा या कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। चाहे हम बात सतवंत सिन्हा की कर लें या फिर बात कर लें उसी दिन ओवैसी की या गिरिराज सिंह की, सबके ये जो बयान भी आते हैं इसीलिए आते हैं, एक दूसरे को डिमोरलाइज करने का प्रयास किया जाता है बयानों से। जैसे सतवंत सिन्हा कह रहे हैं कि हम खामोश कर देंगे, हालांकि पटना साहिब ने उनको पिछले चुनाव में खुद ही सतवंत सिन्हा को खामोश कर चुका है, और जब वो वहां से चुनाव हारे तो उसके बाद टीएमसी के माध्यम से आवासनसोल से चुनाव लड़ना। और उसी दिन ओवैसी के भाई का जो बयान आया था, उसके जवाब में जब नवनीत राणा का बयान आया कि हम 15 मिनट नहीं 15 सेकंड दे दो, उसी में हिसाब क्लियर कर देंगे, तो उसके बाद से हालांकि बीजेपी प्रत्याशी का बहुत समझदारी भरा बयान आया था कि वो 15 सेकंड बदले की भावना से नहीं बल्कि 15 सेकंड में वोट से हम जवाब देंगे और वोट से जीत दर्ज करके ओवैसी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और यहीं जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो प्रियंका गांधी की बात फिर सामने आ जाती है, और प्रियंका गांधी राहुल से ज्यादा हमलावर इस समय भारतीय जनता पार्टी पे दिखाई दे रही हैं। जैसे पीएम मोदी से सवाल करना, अमित शाह से सवाल करना और बार बार इन पे हमलावर होना, रोजगार की बात करना, महंगाई की बात करना, इसके अलावा अग्निवीर योजना का विरोध करना, प्रियंका गांधी ज्यादा एग्रेसिव दिखा रही हैं भारतीय राजनीति में। हालांकि वो चुनावी मैदान में क्यों नहीं है, ये कांग्रेस का उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर वो चुनावी मैदान में नहीं है तो ये भी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि अगर उसका कोई ऐसा नेता जो ज्यादा हमलावर हो सकता है विपक्ष पे, वो चुनाव में प्रत्याशी क्यों नहीं है। हालांकि इस बार रायबरेली और अमेठी दोनों कांग्रेस बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी, ये तो 4 जून को पता चलेगा। इतना जरूर है कि अखिलेश यादव को चुनौतियों का अंदेशा लगा, इसलिए राहुल गांधी के साथ भी उनको कन्नौज में मंच साझा करना पड़ा। ठीक है, और विशेष संवाददाता राजकुमार चौधरी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राजकुमार, लगातार वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा हमने आपको दिखाया है, दर्शकों तक भी लगातार वोटिंग परसेंटेज को लेकर आप अपडेट कर रहे हैं। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज आपको कहां तक सेटिस्फैक्टरी लग रहा है, क्योंकि तमाम राज्यों की तमाम सीटों का जिक्र यहां पर हो रहा है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि वोटिंग परसेंटेज अभी तक जितना हुआ है वो सेटिस्फैक्टरी है, या उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ नजर नहीं आया 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज? देखिए मनीषा, एक जरूर बात माननी पड़ेगी। एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपना एक बार सवाल दोहराएं जरा। बिल्कुल
राजकुमार, हमने आपको ये पूछा है कि तमाम राज्यों की तमाम सीटों का हमने वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का तो बता दिया है, लेकिन क्या ये वोटिंग परसेंटेज आप उतना सेटिस्फैक्टरी मान पा रहे हैं जितना कि होना चाहिए था, या ये अभी भी उतना उम्मीदों पर खरा उतरने वाला वोटिंग परसेंटेज नहीं है? राजकुमार, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आवाज नहीं आ पा रही है। बिल्कुल ठीक है राजकुमार, आपके पास दोबारा से लौटेंगे और हमारे साथ योगेंद्र मिश्रा भी लगातार उन्नाव से बने हुए हैं। उनका एक बार फिर से रुख करते हुए, तो योगेंद्र, उन्नाव की भी तस्वीर लगातार आप दिखा रहे हैं और जो तस्वीरें हैं वो बेहद उत्साहित कर देने वाली जरूर हैं। तो वोटिंग परसेंटेज को लेकर तो एक बार फिर से अपडेट करिए ही, और साथ ही अगर कोई महिला मतदाता वहां पर देखने को मिल रही है तो उससे भी बातचीत करके जानने का प्रयास करें कि कौन कौन से मुद्दों के साथ आज वो वोटिंग करने के लिए आई हैं। हम आपको बता दें कि 9:15 बजे तक 13.27% वोट उन्नाव जनपद में पड़ चुका है। मतदाताओं का मतदान स्थल तक आना लगातार जारी है, और चाहे महिला हो पुरुष हो, और इस वक्त जो यूथ है उनमें कुछ खास उत्साह देखने को दिखाई दे रहा है जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। आइए हम महिला मतदाताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि मुद्दों को लेकर वो इस बार ये क्या नाम है अपना? मनीषा जी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे, जब बताइए किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? महंगाई, मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? नहीं, आपकी मुद्दे क्या? काफी अच्छी बात। तो इसी बीच हमारे बीच एक और महिला बैठी हुई है और उनसे बात करते हैं। आंटी, क्या नाम है आपका? अच्छा, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगी आप? अच्छा, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है हमारे साथ। जी बिल्कुल, बिल्कुल योगेंद्र, लगातार तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं। महिलाओं से बातचीत करने की भी आपने कोशिश की और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही हैं। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े और हर एक खबर से रूबरू करवा रहे हमारे दर्शकों को। अब देखिए, लगातार लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का ये रण लगातार जारी है और हम भी हर एक खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।